आज हम कौटिल्य के द्वारा प्रस्तुत राज्य के संबंधी विचारों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कौटिल्य के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं वह एक तरह से समझौतावादी सिद्धांत के अनुसार है कि किसी भी तरह की सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जिसमें कि शांतिपूर्वक प्रत्येक व्यक्ति जीवन व्यतीत कर सके, इसके लिए सभी व्यक्तियों के द्वारा मनु, जो कि प्रथम राजा के रूप में माना जाता है, उसके साथ में एक समझौता किया गया था। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विचार अभिव्यक्त करने के पश्चात कौटिल्य ने यह स्पष्ट किया कि राज्य एक निश्चित प्रयोजन को पूरा करने के लिए अस्तित्व में आता है, अतः वह प्राकृतिक संस्था नहीं है। यानी कौटिल्य के अनुसार राज्य का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि प्रजा को के जीवन को सुरक्षित करना और उसके कल्याण को सुनिश्चित करना। कौटिल्य ने ज्ञान की शाखाओं का जो विवेचन किया, जिसमें हमने पढ़ा था कि त्रयी, वार्ता, अन्वीक्षिकी और दंड नीति, इन 4 शाखाओं का विवेचन कौटिल्य के द्वारा किया गया है। इसमें दंड नीति के प्रयोजन के संबंध में कौटिल्य कहता है कि यह अप्राप्त को प्राप्त करने, प्राप्त को संरक्षित कराने, संरक्षित को संवर्धन कराने और संवर्धित को सुयोग्य व्यक्तियों के मध्य वितरित कराने के उद्देश्य से क्रियाशील होती है। अतः कौटिल्य के अनुसार दंड नीति जो है वो व्यवहार में संचालित करने का संस्थागत माध्यम है। यानी इस दंड नीति के माध्यम से यह स्पष्ट किया जाता है कि समाज के अंदर किस तरह से सुव्यवस्थाएं स्थापित की जाएगी। कौटिल्य के अनुसार जनता की नैतिक और भौतिक समृद्धि को, लौकिक और पारलौकिक कल्याण को तथा साथ ही वितरणात्मक न्याय को सुनिश्चित करना राज्य के अस्तित्व का मूल प्रयोजन है। वितरणात्मक न्याय से आशय होता है कि जो व्यक्ति जिसके योग्य है या जिसको जितना मिलना चाहिए, यह सब सुनिश्चित करने का कार्य राज्य के द्वारा ही किया है। कौटिल्य ने दंड को ऐसी शक्ति के रूप में व्यक्त किया है जिसे धर्म की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी धर्म से आशय जो वर्तमान संदर्भों में लगाया जाता है वो नहीं है। कौटिल्य के अनुसार धर्म से आशय कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे और किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह का अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं हो, यह सुनिश्चित करना दंड नीति का मुख्य उद्देश्य होता है। कौटिल्य के अनुसार 3 तत्व भौतिक शक्ति के साथ जुड़कर ही उसे दंड का रूप प्रदान करते हैं। यानी 3 चीज़ें जब भौतिक शक्ति के साथ मिल जाते हैं तो कौटिल्य के अनुसार वह दंड नीति में परिवर्तित होता है, जिनमें पहला है शक्ति का प्रयोग धर्म की सुरक्षा के लिए हो, अन्य किसी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरा है यह शक्ति मात्रा में इतनी अधिक हो तथा प्रकृति में ऐसी हो जिसे कि लोग अलग अलग या संगठित होकर भी अपनी शक्ति के बल पर चुनौती नहीं दे सकें। और तीसरा, इस शक्ति का प्रयोग किसी अधिकृत संस्था द्वारा किया जाए। तो कौटिल्य ने इस संदर्भ में राज्य को ऐसी अधिकृत संस्था माना है जो धर्म के संरक्षण के लिए भौतिक शक्ति का प्रयोग करती है। उसके वैध नियंत्रण को लोगों के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। सबसे पहले चीज, कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समझौतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दूसरा, राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई या राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उसमें सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि समाज के अंदर इस तरह की व्यवस्था स्थापित करना जिसमें कि कोई भी अन्य व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप, अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करे। और अगर कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो उसके अनुसार दंड नीति का पालन करने का कार्य या दंड नीति के अनुसार व्यवस्था संचालित करने का कार्य राज्य के द्वारा किया जाता है। इस हेतु कौटिल्य ने जिस दंड नीति की व्याख्या किया उसमें भौतिक दंड जो है उसको भी उन्होंने समाहित किया है। राज्य को एक संप्रभु संस्था
कौटिल्य मानकर चलते हैं। संप्रभु संस्था से आशय क्या है कि राज्य के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उनको चुनौती देने का अधिकार अन्य किसी संस्था या व्यक्ति को नहीं होता है। अगला आता है कौटिल्य का राज्य का सप्तांग सिद्धांत। भारतीय राजनीतिक चिंतन में पुरातन जितने भी राजनीतिक विचारक हैं उनमें उन्होंने राज्य के अंग के रूप में कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग होने चाहिए इसका विवेचन किया है और राज्य के इन अंगों के सिद्धांत को ही राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। कौटिल्य के द्वारा भी राज्य के अंग के रूप में 7 अंग या 7 उसके आवश्यक अंगों का विवेचन उनके द्वारा किया गया है। इन 7 अंगों में है स्वामी, अमात्य, जन, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। 7 कौन कौन से हैं? स्वामी, अमात्य, जन, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। इन 7 अंगों को राज्य के निर्माण के लिए आवश्यक अंगों के रूप में विवेचित उनके द्वारा किया गया है। यहाँ पे स्वामी से आशय है कि कौटिल्य ने राज्य या स्वामी को राज्य का शीर्षस्थ अंग माना है। कौटिल्य के अनुसार राजकीय शक्ति का उपयोग राजा द्वारा ही किया जाता है, अतः राजा ही राज्य के दायित्वों की पूर्ति के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी है। यानी स्वामी से आशय क्या है? वह व्यक्ति जो कि राज्य का संचालन करेगा और अपने द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के लिए अंतिम रूप में वह उत्तरदायी होता है। दूसरा आता है अमात्य। अमात्य से आशय है जिसको कि हम मंत्री के रूप में दर्जा दे सकते हैं। अमात्य राज्य रूपी रथ के दूसरे पहिए की भांति है। अमात्य को राज्य का आवश्यक अंग मानकर कौटिल्य ने मनु की भांति यह स्पष्ट किया है कि शासन की शक्ति राजा में निजी रूप से निहित नहीं है, अपितु राजा उस शक्ति का सामूहिक रूप से उपयोग करने के लिए बाध्य है। यानी राजा जो भी निर्णय लेता है उसमें एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में वह मंत्रियों से परामर्श लेना उसके लिए आवश्यक है। जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनमें सामूहिक निर्णयों को आवश्यक कौटिल्य के द्वारा माना गया है। अगला आता है जनपद। कौटिल्य ने जनपद शब्द में राज्य की सीमाओं और उनके अंतर्गत निवास करने वाले लोगों को सम्मिलित किया है। कौटिल्य ने प्लेटो की भांति राज्य की जनसंख्या अथवा भौगोलिक क्षेत्र की कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। कौटिल्य ने अपेक्षा की है कि जनपद की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए जिनके कारण उसकी रक्षा करना सुगम हो। जनपद से आशय भूमि और जनता, और वो कहता है कि भूमि इस तरह की होनी चाहिए कि वो उपजाऊ हो ताकि थोड़े से परिश्रम से ही अन्न को उत्पन्न किया जा सके। अगला आता है दुर्ग। कौटिल्य ने दुर्ग को राज्य का एक आवश्यक अंग मानकर यह अपेक्षा की है कि अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त दुर्ग का निर्माण करे। उनके अनुसार राज्य की सीमाओं पर चारों ओर तथा उपयुक्त स्थानों पर सीमाओं के मध्य दुर्ग बनाए जाने चाहिए। पुराने हम देखते हैं कि दुर्ग जो है वो राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक अंग के रूप में माने जाते थे। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है। पहला है औदक दुर्ग, ऐसे दुर्ग जिसके चारों ओर पानी भरा हुआ हो। दूसरा है पार्वत दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ हो और पत्थरों और कंदराओं से व्याप्त हो, यानी जिसके चारों तरफ पर्वत हो ताकि उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। अगला है धानवन दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो मैदान में बना हुआ हो और जल एवं घास से रहित हो। और चौथा है वन दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो चारों ओर दलदल और वृक्षों व झाड़ियों से घिरा हुआ हो। राज्य के अंगों के रूप में अगला जो आवश्यक अंग मानते हैं कौटिल्य वो है कोश। कौटिल्य ने माना है कि कोश को राजकीय कार्यों को संपन्न करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि कोश के बिना राज्य का संचालन नहीं किया जा सकता। कौटिल्य ने इस बात पर भी बल दिया है कि राजा को उपयुक्त साधनों के माध्यम से कोश पर दिन प्रतिदिन वृद्धि करते रहना चाहिए। अगला है दंड। दंड या सेना को राज्य का आवश्यक
अंग मानते हुए कौटिल्य ने इसे प्रजा की आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से सुरक्षा के लिए आवश्यक माना है। कौटिल्य ने शौर्य आदि गुणों की परीक्षा के उपरांत सैनिकों की नियुक्तियों का परामर्श दिया है तथा सैनिकों को युद्ध कार्य में कठोर प्रशिक्षण दिए जाने तथा सेना को अनुशासित रखने पर बल दिया है। कौटिल्य ने सेना में सामान्यतः चारों वर्णों के सैनिकों को लिए जाने को उचित माना है। अगला आता है मित्र। कौटिल्य ने मित्र को राज्य के आवश्यक अंग के रूप में मान्यता दी है। कौटिल्य का स्पष्ट मत है कि राज्य अपनी प्रजा के कल्याण के कार्यों में तभी लगा रह सकता है जब उसे बाहरी आक्रमणों की आशंका कम से कम हो। यानी सीमाएं अगर सुरक्षित रहेंगी तो स्वाभाविक बात है कि राजा का जो ध्यान है वो आंतरिक विकास पर अधिक रहेगा। अन्य राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध होने पर राज्य अपनी सीमाओं की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त रह सकता है। मित्र को राज्य का आवश्यक अंग मानकर कौटिल्य ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह राज्य के साम्राज्यवादी स्वरूप के पक्ष में नहीं है। साम्राज्यवादी स्वरूप के पक्ष से आशय है कि जो राजा बहुत अधिक अपनी सीमाओं के विस्तार में लगा रहता है वो हमेशा युद्ध की स्थिति में बना रहता है। तो इस संदर्भ में कौटिल्य ये कहते हैं कि युद्ध से ज़्यादा आवश्यक क्या है, मित्र बनाना, ताकि बाहरी सीमाओं पे शांति रहेगी तो आंतरिक विकास स्वाभाविक रूप से संपन्न किया जा सकता है।